नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे यार हमें तो याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक डिस्कशन का। ये थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है। मैं कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल ईजिली इसको समझाने की। ये थ्योरी है आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थ्योरी, सबसे स्पेशल थ्योरी, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द एनिग्मेटिक वर्ल्ड ऑफ आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, ये हमें एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताती है जो कि पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। एक थ्योरी आती है 1905 में और एक थ्योरी 1915 में आती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो पार्ट हैं, एक थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी, एक है जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। एक आती है 1905 में, एक आती है 1915 के अंदर, और दोनों थ्योरीज पूरे दुनिया को हिलाकर रख देती है। हालांकि जब ये थ्योरी दी गई तो लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लोगों ने ये बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे लोगों ने इसको स्वीकारना शुरू किया। और आपको पता है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इतनी बढ़िया शानदार थ्योरी के लिए नहीं मिला, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। उसको नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी के लिए मिला था। तो समझते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी थी कि किसी को समझ में नहीं आई। आज हम समझते हैं बिल्कुल इजी भाषा में द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है। एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो तरह की थ्योरी दी। इस थ्योरी में दो सब पार्ट हैं, एक है स्पेशल रिलेटिविटी। ये जो स्पेशल रिलेटिविटी है, ये थ्योरी जो है वो कब आई? ये आई 1905 के अंदर आई, ठीक है ना। तो ये 1905 यानी कि कब आई? 1905 के अंदर आई, ठीक है ना। 1905 में आई ये वाली थ्योरी, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी जो है, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जो है, ये 1905 में आई और 1905 के अंदर आई। तो इसने कुछ कंसेप्ट दिए जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसने बोला कि जो मास और एनर्जी है ना, ये इंटरकनेक्टेड है भाई साहब। लोग चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसने बोला जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सबके लिए सेम है। कोई चाहे कितनी भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो अर्थ के ऊपर, लॉज ऑफ फिजिक्स सबके ऊपर इक्वली वैलिड हैं, इक्वली लगते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई 60 की स्पीड पे जा रहा है उसके लिए अलग लॉज ऑफ फिजिक्स लगेंगे, जो 90 की स्पीड पे जा रहा है उसके लिए अलग लगेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है उसके लिए अलग लगेंगे। उसने बोला कि जो किसी भी स्पीड से ट्रैवल करे अर्थ के ऊपर, लॉज ऑफ फिजिक्स सबके लिए सेम रहेगा। इसने दूसरी बात एक और बोली, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। आप कितनी भी स्पीड से ट्रैवल कर लें, आप चाहे बुलेट ट्रेन में ट्रैवल कर लें, चाहे आप मेमो ट्रेन में, पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर लें, आपके लिए स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी चौंका दिया। इसने एक और बोला कि भैया टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, टाइम ट्रैवल संभव है। लोगों ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर उसने समझाया, देखो भाई साहब क्या होता है कि अगर आप क्या करो, अपनी स्पीड को बढ़ा लो, अपनी स्पीड को क्या कर लो? बढ़ा लो, तो आप जो टाइम है, टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप क्या करो, अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के इक्वल लेके आ जाओ, मतलब आपकी बाइक अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलने लगे, उसकी स्पीड के बराबर चलने लगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड चलने लगे, तो टाइम आपके लिए रुक जाएगा। अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाए तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा। अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट से मतलब कम हो तो आपके लिए टाइम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके लिए। तो ये बोला, लोग चौंक गए कि ऐसा कैसे संभव है। तो यहीं से कंसेप्ट आता है टाइम डायलेशन का। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से ही क्या आया? टाइम डायलेशन का कंसेप्ट आया। लोगों को हिला कर रख दिया इस थ्योरी ने। फिर इसके बाद क्या आया? एक और कंसेप्ट दिया यहां से, रिलेटिविटी ऑफ सिम्युल्टेनिटी। इसने क्या बोला? इस कंसेप्ट ने क्या बोला? भैया अगर दो टास्क, किसी मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है ए पर्सन और एक है बी पर्सन। मान लो ए पर्सन के हिसाब से दो टास्क सिम्युल्टेनियसली हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है ये दो टास्क इसके लिए सिम्युल्टेनियस ना हो। ए के लिए तो सिम्युल्टेनियस हो, एक साथ हो रहे हो, लेकिन बी के लिए सिम्युल्टेनियस ना हो, तो इसको बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ सिम्युल्टेनिटी।
दूसरा कंसेप्ट स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से निकाला, कौन सा? लेंथ श्रिंकिंग। कि मान लो ये एक ए पर्सन है और यहां से एक ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है इस पर्सन के लिए क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। आपने देखा होगा ट्रेन में ट्रेवल, जैसे जैसे आप दूर जाते हो पेड़ का साइज डिक्रीज होने लगता है। तो यहां से ये कंसेप्ट आया, ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट जो यहीं से निकाला हुआ था, जो सबसे बड़ी इक्वेशन आई कि एनर्जी और मास में रिलेशन क्या है, वो है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम निकाल सकते हैं कि मास कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब मास स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रैवल करने लगे तो वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी 1905 में इतना सारा कंसेप्ट बता के चली गई, हमें चौंका दिया पूरे वर्ल्ड को। लेकिन वही बात है कि वर्ल्ड मानने को इनकार नहीं। क्यों नहीं मानने को इनकार है? बिकॉज हम कहीं भी मतलब कि कुछ भी चीज़ें अपनाने से पहले थोड़ा सा संकोच करते ही हैं, ठीक है ना। तो ये था स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी जो कि पार्ट था, सिंपल सी बात, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट थ्योरी पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या बोलते हैं? जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी क्या बोलती है? सिंपल सी बात, ये थ्योरी 1907 से 1915 तक डेवलप करने में मतलब कि अल्बर्ट आइंस्टाइन लगे रहे, ठीक है ना। और इस थ्योरी ने भी चौंका कर रख दिया। इस थ्योरी ने तो इतना चौंका कर रख दिया, लोगों ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है। इसने क्या बोला? इसने बोला भैया देखो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो क्या होती है? बेंड हो जाती है। और उसको बेंड करने में हाथ किसका है? स्पेस और टाइम। पहले लोग क्या समझते थे? स्पेस अलग कंसेप्ट है, टाइम अलग कंसेप्ट है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी ने क्या किया? स्पेस और टाइम को एक ही चीज बना दिया। स्पेस और टाइम क्या करते हैं कि ग्रेविटेशन को क्या करते हैं? सिंपल सी बात, बेंड कर देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब क्या होता है, कैसे होता है? और स्पेस और टाइम किसके अराउंड होता है? मास के अराउंड होता है। जब भी क्या करे होगा, किसी भी एक बॉडी का मास होगा, उसके अराउंड में स्पेस और टाइम होगा। और मास क्या करेगा? उस स्पेस को अपने कॉर्नर के अराउंड में बेंड कर लेगा। और ये जो बेंडिंग है, ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है बेंडिंग के लिए, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? बोल दिया जाता है कि स्पेस और टाइम के अराउंड क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो बेसिक बात, तो यहां पर कंसेप्ट आता है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का, ठीक है ना। तो यहां पे कंसेप्ट आया ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ये बोला गया कि जितना ग्रेविटेशनल फील्ड का बेंड होगा, मतलब की बात क्या आई यहां से कि ग्रेविटेशनल जितना डीपर ग्रेविटेशनल वेल होगा उतना ज़्यादा टाइम डायलेट होगा। मतलब अगर मान लो कि ये ग्रेविटेशनल वेल है और इसमें एक वोल क्लॉक रख दी मैंने, और ये एक वेल है इसमें क्लॉक रख दी, तो बताओ टाइम किसमें डायलेट सबसे ज़्यादा होगा? तो आंसर होगा हमारा इसमें टाइम जो है ज़्यादा डायलेट होगा, बिकॉज ये ज़्यादा जो है वो है, ठीक है ना, डीप है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ से आया, लोग तो चौंक गए, मतलब कि भाई इतना एडवांसमेंट, इतना कैसे कोई इंसान सोच सकता है? सभी लोग चौंक गए जो जिन्होंने पढ़ा यहाँ से। तो ये कंसेप्ट आया यहाँ पे, इसने ग्रेविटेशनल लेंसिंग, एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग का कंसेप्ट होता है कि लाइट रेज ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड पर क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। यहाँ से कंसेप्ट आया। और एक और कंसेप्ट आया कि यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ से स्पेशल रिलेटिविटी, मतलब कि स्पेशल जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है, वहाँ से कंसेप्ट ये भी निकला स्पेस टाइम कंटिन्यूम। पहले लोग क्या समझते थे? मैंने बताया स्पेस और टाइम को अलग अलग समझते थे। लेकिन आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, सिंपल सी बात, कौन सी? जनरल रिलेटिविटी, उसने बोला कि स्पेस और टाइम क्या है? वो अलग अलग एंटिटी नहीं है, वो सिंगल एंटिटी है, सिंपल सी बात। तो रेवोल्यूशनाइज कर दिया इसने अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स के फील्ड के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद टाइम डायलेशन का, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, टाइम डायलेशन का कंसेप्ट क्या आया कि टाइम डायलेट होता है, सिंपल सी बात, किसके अराउंड पे? ग्रेविटेशनल फील्ड के अराउंड पे। जितनी ज़्यादा बेंडिंग होगी उतनी ज़्यादा टाइम क्या होगा? डायलेट होगा। फिर इसने बोला कि हम वॉर्म होल्स के थ्रू, जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स होती हैं उसमें कई बार ऐसे स्पेस होते हैं, हाइपोथेटिकल शॉर्टकट्स हैं, हाइपोथेटिकल शॉर्टकट्स मतलब कि स्पेस टाइम कंटिन्यूम के अंदर ऐसे हाइपोथेटिकल शॉर्टकट्स हैं, ऐसे एरियाज हैं जिनको हम वॉर्म होल्स बोल सकते हैं। इन वॉर्म होल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात, टाइम को ट्रैवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट आया वॉर्म होल्स का, ठीक है। तो इतना सारा एडवांसमेंट, वॉर्म होल्स लोगों को क्या पड़ी थी उस टाइम पर? 1905 1915 की बातें हैं ये। अल्बर्ट आइंस्टाइन देखो हमसे 100 साल आगे हैं, अब जाके 2015 के अंदर प्रूव हो रहा है कि हाँ ब्लैक होल भी था। वो 1915 में बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, हम 2015 के अंदर डिस्कवर कर रहे हैं ब्लैक होल को। तो लोगों का समझना इस बात को संभव ही नहीं था, ठीक है ना। ब्लैक होल ऐसी
और किसने? जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने ही प्रिडिक्ट किया कि भाई कॉस्मिक एंटिटीज़ हैं जिनको ब्लैक होल किया जाता है, यहाँ पर ग्रेविटी इतनी डेंस होती है कि इवन द लाइट जो है इसको भी क्रॉस नहीं कर सकती। सिंपल सी बात, ठीक है ना। लोगों ने मानने से मना कर दिया। फिर 2015-2016 के अंदर और अभी रिसेंटली 2019-20 का जो समय था उसमें ब्लैक होल की इमेजेस भी सामने आई, ठीक है ना। फिर ग्रेविटेशनल वेव्स 2015 में ही फर्स्ट टाइम हमने ग्रेविटेशनल वेव्स को देखा। उनकी मदद से हमने क्या देखा? अपने स्पेस को देखा। तो उस टाइम पे तो 2015 की बात है और हम आइंस्टाइन वर्क कर रहे हैं 1915 में। तो कैसे? इसी कारण से बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया कि आइंस्टाइन बात क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लोगों ने स्वीकारने से मना कर दिया, लेकिन अगर साइंटिफिकली करेक्ट चीज़ें हों तो बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है। आज हम पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्यों? बिकॉज ये बात सच है, ठीक है। एंड कॉस्मिक एक्सपेंशन, वही कि स्पेशल जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है उसने क्या बोला कि सिंपल सी बात, हमारा जो कॉस्मिक है, हमारा जो स्पेस है, हमारा जो अर्थ के अराउंड में स्पेस है, वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। कॉस्मिक एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वांटम ग्रेविटी का भी कंसेप्ट दिया गया भैया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में इसने क्या किया? क्वांटम ग्रेविटी होती है, सिंपल सी बात, इसने रिकंसील किया जनरल रिलेटिविटी विद क्वांटम मैकेनिक्स, कैसे कि पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं, तो उन सबको इसने एक तरह से, और स्पेस टाइम ट्रैवल को भी इसने क्या करा? संभव किया। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है इस सबकी? सिंपल सी बात, ठीक है ना। जब हम अब क्या होगा कि सिंपल सी बात को ध्यान में रखना, जब हम ऐसे वो बना लेंगे, मतलब कि व्हीकल्स बना लेंगे जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पर जीपीएस में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ सकती है। तो जीपीएस सेंसिंग के अंदर साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इन थ्योरीज का जो है वो क्या हो सकता है? यूज़ हो सकता है। तो इसी कारण से इनका एप्लीकेशंस है ना। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन ने जी, जिसने न्यू डिस्कवरीज को और हमारे जो फिज़िक्स है, पूरी फिज़िक्स को बदल कर रख दिया, हमारे सोचने के तरीक़ों को बदल कर रख दिया। तो ये था पूरी वीडियो के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वीडियोस। हाँ, पढ़ने में तो बोरिंग लगती है, ठीक है ना। तो आपसे यही गुजारिश है, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एसएससी डिफेंडर्स, पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।